Hello, friends. Welcome back to Undoubt Business, your doubt clearing platform. So, in today's video, we will be starting with our revision series. The revision series will be called as Undoubt Revision. Will be called as Undoubt Revision, where we will be revising all the chapters that we have discussed till now. We have completed the part A of your syllabus till now. Okay, so this is the session 1. The part A is titled as Principles and Functions of Management. So this is the session 1 in which we will be discussing the first 2 chapters of your syllabus. Okay, we will be revising the first 2 chapters of your syllabus, that is chapter number 1, Nature and Significance of Management, and chapter number 2, Principles of Management. Here it will be number 2. Okay, so let's move on further. So what will be, first of all, let us discuss what will be the format of our revision. Now what I have done here, मैं भी पहले ऐसे करती थी जब मैंने जब रिवीजन किया था, ठीक है, मैं भी ऐसे ही करती थी पहले कि देखो मैं क्या करती थी कि पूरा चैप्टर जो है वो पढ़ लिया, उसके बाद मैं क्या करती थी उस पर कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर करती थी, ठीक है, और जब एग्जाम आती थी तो मैं उन क्वेश्चंस को पढ़कर चली जाती थी, तो मेरे सारे कंसेप्ट उसमें क्या हो जाते थे, रिवाइज हो जाते थे। तो मैंने इसको भी, ये जो अपना रिवीजन है पूरा, उसको भी इसी फॉर्मेट में रखा है, दैट विल बी योर Q&A फॉर्मेट, मीन्स क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट। मतलब मैंने हर कंसेप्ट को एक क्वेश्चन में प्रिपेयर किया है, और अगर आप उस क्वेश्चन को पढ़ के जाओगे तो आपका एक कंसेप्ट पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो चलो इस फॉर्मेट को लेकर चलते हैं और अपने पूरे के पूरे जो चैप्टर्स हैं, इस वीडियो में हम लोग 2 चैप्टर्स कवर करेंगे। फर्स्ट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट और दूसरा है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो जो अपना पार्ट ए है उसमें टोटल कितने चैप्टर्स हैं, 8 चैप्टर्स है, ठीक है। तो ऐसे 4 वीडियो आएंगे जिसमें हम लोग ये हमारा अनडाउट रिवीजन सीरीज कंप्लीट करेंगे। तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो जब हमने शुरुआत की थी पढ़ने की क्लास 12th के सिलेबस की, तो हमने सबसे पहला कंसेप्ट जो पढ़ा था वो था व्हाट इज मैनेजमेंट, आखिर मैनेजमेंट होता क्या है। सो यहाँ पर एक छोटी सी डेफिनेशन है जिससे आपका पहला कंसेप्ट क्लियर होगा कि मैनेजमेंट होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, मैनेजमेंट इज गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स। मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट में हम लोग दूसरों से काम करवाते हैं इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली टू अचीव द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो मैनेजमेंट इज नथिंग बट व्हाट, दूसरों से काम करवाना, दैट इज ऑल्सो इफेक्टिवली एज वेल एज एफिशिएंटली, ताकि हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सके। ये हो गया अपना पहला कंसेप्ट, दैट इज व्हाट इज मैनेजमेंट, कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो एक क्वेश्चन एक कंसेप्ट, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम ये जितनी भी चीजें हैं ये हम लोग मतलब नोट्स में भी हमने पढ़े हैं और हमारे जो वीडियो लेक्चर्स हैं उसमें भी हमने डिस्कस किए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, और उससे पहले मतलब ये वाला वीडियो देखने से पहले प्लीज मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को और नोट्स के वीडियोस को देखिएगा ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि मैनेजमेंट क्या होता है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक है। अब दूसरा कंसेप्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है दूसरा कंसेप्ट, दैट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। देखो ये दोनों जो फिनोमेनाज है ये हमने डिस्कस किए थे, इसके साथ साथ हमने एक और फिनोमेना डिस्कस किया था जो कि था प्रोसेस का, है ना। हमने बात की थी ना प्रोसेस की, कि देखो मैनेजमेंट को एक प्रोसेस भी बोला गया है, ठीक है। हमने बेसिकली 3 टर्म्स डिस्कस किए थे,
ठीक है, 3 टर्म्स डिस्कस किए थे। पहला हमने डिस्कस किया था कौन सा, इफेक्टिवनेस वाला, ठीक है। दूसरा हमने बात की थी एफिशिएंसी के बारे में, और तीसरी हमने बात की प्रोसेस के बारे में। तो अब यहाँ पे क्या है, हमें ये तीनों कंसेप्ट्स को रिवाइज करना है। अब जब मैं प्रोसेस की बात करती हूँ तो प्रोसेस में क्या होता है, देखो मैनेजमेंट क्या है, एक पूरी प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब इसमें आप क्या करते हो, प्लानिंग, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, देन कंट्रोलिंग। तो प्रोसेस का मतलब ये होता है कि जब भी हम लोग मैनेजमेंट करते हैं, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट करते हैं, सो देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। ये सब क्या है, ये एक सीक्वेंस चल रहा है। पहले क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, फिर ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, फिर स्टाफिंग करेंगे, फिर डायरेक्टिंग करेंगे, और फिर क्या करेंगे, कंट्रोलिंग करेंगे। तो इस तरह से क्या चल रहा है, पूरा एक सीक्वेंस चल रहा है। सो प्रोसेस का मतलब ये होता है कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस बिकॉज देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू बी परफॉर्म्ड, ताकि हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सके। तो ये एक प्रोसेस भी है। इसके बाद हमने बात की कि हमारे जो गोल्स हैं हमें उन्हें कैसे अचीव करना है, इफेक्टिवली अचीव करना है एज वेल एज एफिशिएंटली अचीव करना है, ये हमने बात की थी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है हम वो देखते हैं। देखो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा टेबल फॉर्मेटिंग की है। एक तरफ अपन ने रखा है इफेक्टिवनेस को और दूसरी तरफ रखा है एफिशिएंसी को। तो जब अपन बात करेंगे कि इफेक्टिवनेस क्या होता है, ठीक है, इफेक्टिवनेस देखो, इफेक्टिवनेस क्या होता है, इट इज टाइमली अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको बताया था कि जब हम इफेक्टिवनेस की बात करते हैं तो हमारे जो गोल्स है, ठीक है, हमारे जो गोल्स है उनको टाइमली अचीवमेंट, उसका टाइमली अचीवमेंट होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो जब कोई भी गोल टाइमली अचीव होगा, ठीक है, सपोज आपको 3 मंथ्स दिए गए हैं, 3 मंथ्स में आपको ये गोल अचीव करना है, और अगर आप 3 मंथ में, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है, अगर 3 मंथ में आप उस गोल को अचीव कर लेते हैं, देन योर मैनेजमेंट इज टर्म्ड एज इफेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इफेक्टिवनेस की बात करेंगे तो हम ये फोकस करेंगे कि भाई हमारे जो गोल्स हैं वो टाइमली अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। और जब हम इफेक्टिवनेस अभी हुआ, अब एफिशिएंसी की बात करेंगे। जब हम एफिशिएंसी की बात करते हैं तो टाइमली अचीविंग द गोल तो है ही, ठीक है, टाइमली गोल्स को अचीव करना तो जरूरी ही है। उसके साथ साथ जब हम एफिशिएंसी की बात करेंगे दोस्तों, तो एफिशिएंसी में क्या होगा, हमारी जो कॉस्ट है और हमारे जो एफर्ट्स है मैनेजमेंट के, कॉस्ट और एफर्ट्स दोनों ही मिनिमाइज होने चाहिए, दोनों ही लिमिटेड लगने चाहिए, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो कॉस्ट और एफर्ट्स है वो कैसे होने चाहिए, मिनिमाइज होने चाहिए, और जो आउटपुट है, जो रिजल्ट है, वो कैसे निकलना चाहिए, मैक्सिमाइज, ठीक है। तो मिनिमाइज द कॉस्ट एंड एफर्ट प्लस टाइमली अचीवमेंट ऑफ गोल्स इज व्हाट, इट इज एफिशिएंसी। मतलब इसमें हमें दो चीजों पे ध्यान देना है। पहला तो क्या है, टाइमली अचीविंग द गोल। जब हम सिर्फ टाइम की बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि भाई हमारा जो मैनेजमेंट है वो इफेक्टिव है, पर जब हम टाइम के साथ साथ लिमिटेड कॉस्ट एंड एफर्ट की बात करेंगे, मिनिमाइजिंग द कॉस्ट एंड एफर्ट्स एंड मैक्सिमाइजिंग द आउटपुट की बात करेंगे, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारी जो मैनेजमेंट है वो इफेक्टिव होने के साथ साथ क्या है, वो एफिशिएंट भी है। तो ये हमारा दूसरा कंसेप्ट था जो हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन एंड द थर्ड कंसेप्ट। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज, ठीक है, इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट कैन बी क्लासिफाइड। अब कितनी कैटेगरीज में जो कंपनी के, जो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो क्लासिफाई किए जा सकते हैं। तो पहला होता है, इट कैन बी, आंसर देखते हैं, इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स, ठीक है। अब हमने 3 ग्रुप्स कौन से पढ़े थे, देखो 3 ग्रुप्स हैं। पहला है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ओके,
ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो ये तीन हमने ग्रुप्स डिस्कस किए थे, तीन कैटेगरीज है किसी भी ऑब्जेक्टिव की। ठीक है, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव उठाते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन मींस नेक्स्ट कंसेप्ट। ठीक है, तो हम इसी कंसेप्ट को मतलब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट को ही फर्दर और डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज, देखो, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। जब अपन ने सर्वाइवल की बात की थी तो सर्वाइवल का मतलब होता है कि अपन नए स्टार्टअप है बिजनेस में। ठीक है, अपन ने नया बिजनेस शुरू किया है, तो अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि हमें बस मार्केट में सरवाइव करना है। मतलब इतना हमें परफॉर्म करना है कि जो हमें बिजनेस चलाने के लिए कॉस्ट लगी है, ठीक है, बिजनेस चलाने के लिए जो कॉस्ट लगी है, बिजनेस चलाने के लिए जो हमें कॉस्ट लगी है ना दोस्तों, उसे हमें बस कवर करना है। ठीक है, अगर हमने वो कॉस्ट को कवर कर लिया ना, तो हम बोलेंगे कि हमारा क्या हो गया है, बिजनेस में सर्वाइवल हो गया है, मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर जाएगी। ठीक है, उसके बाद सर्वाइवल करने के साथ साथ यहाँ पे हमारी कॉस्ट कवर हो रही है, लेकिन हमें कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग भी करनी है, क्योंकि हर बिजनेस काय के लिए होता है, प्रॉफिट अर्निंग के लिए होता है। तो हमें क्या करना है, प्रॉफिट भी कमाना है, दैट इज योर एक्स्ट्रा अर्निंग्स। कॉस्ट तो कवर हो ही रही है, उसके बाद हमें क्या करना है, एक्स्ट्रा अर्निंग्स भी करनी है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट कहलाएगा, इसीलिए क्या है, वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग्स भी करनी है। उसके बाद एक्स्ट्रा अर्निंग्स के साथ साथ हमें हमारे बिजनेस को ग्रो भी करना है। जैसे अगर हम एक प्रोडक्ट लाइन में काम कर रहे हैं, तो हमें कुछ ऐसा करना है जिससे कि हमारा जो प्रोडक्ट लाइंस है वो और ग्रो करे, हमारा जो बिजनेस है वो और एक्सपांड हो। ठीक है, तो उसके साथ साथ वो भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव में ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने तीन ऑब्जेक्टिव्स देखे थे, पहला है सर्वाइवल, दूसरा है प्रॉफिट एंड तीसरा है ग्रोथ। और इसके लिए मैंने आपको एक निमोनिक भी दिया था, दोस्तों। इसके लिए जो निमोनिक है, चलो ब्लैक ही कलर रख लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो मैंने निमोनिक दिया था वो है सन पे गन। ठीक है, एस फॉर सर्वाइवल, P for profit and G for gun। ठीक है, तो इट इज सन पे गन। सो आई होप आपको ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हुए हो, ये सब हमने पहले भी डिस्कस किया था। चलो अब 5th क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, ये अभी हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 1। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। अब देखो, जो सोसाइटी है उसके अंदर बिजनेस चलता है, ठीक है ना, तो बिजनेस की भी सोसाइटी के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो बिजनेस की मतलब इन शॉर्ट मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या सोशल ऑब्जेक्टिव्स है, वो इन पॉइंट से हम हाईलाइट कर सकते हैं। प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स, अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलने चाहिए सोसाइटी को। प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट फेयर प्राइसेस, मतलब क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप प्राइस को बढ़ा देंगे। ठीक है, तो प्राइस भी ऐसा होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, साथ साथ क्वालिटी प्रोडक्ट भी मिलना चाहिए। फिर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ओके, पार्टिसिपेटिंग इन वेलफेयर एक्टिविटीज, हर बिजनेस को कोई ना कोई वेलफेयर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा हमने और पढ़ा है कि यूजिंग इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, ऐसे हमें प्रोडक्शन टेक्निक्स, प्रोडक्शन प्रोसेसेस यूज नहीं करने हैं जो हमारी इन्वायरमेंट को हार्म करे। तो हमें इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन इस्तेमाल करने चाहिए, मतलब बिजनेस को करने चाहिए। ठीक है, तो ये हमने बात की है सोशल ऑब्जेक्टिव्स की। अब नेक्स्ट आते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स पे। थर्ड कैटेगरी इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव।
एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू से अब हमें बात करनी है कि अगर हम किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो हमारे लिए क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए कि सबसे पहली बात तो ये कि हमें कॉम्पिटिटिव सैलरी मिलनी चाहिए, एक अच्छी खासी सैलरी मिलनी चाहिए। उसके अलावा पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल अपॉर्चुनिटीज हमें मिलनी चाहिए जिससे हमारी ग्रोथ हो, हमारा डेवलपमेंट हो। पीयर रिकॉग्निशन मतलब जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जो हमारे अदर कलीग्स हैं, वो हमें रिकॉग्नाइज करे तो हमें अलग ही मोटिवेशन, सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ भाई बहुत अच्छा काम किया आपने, है ना। अगर कोई हमें ऐसा बोल दे तो हमें अलग ही मोटिवेशन मिल जाता है। उसके बाद सोशल रिकॉग्निशन, पीयर रिकॉग्निशन एंड सोशल रिकॉग्निशन, इसमें एक डिफरेंस छोटा सा ये है कि पीयर रिकॉग्निशन मतलब आपके जो कलीग्स हैं वो आपको रिकॉग्नाइज करते हैं, और सोशल रिकॉग्निशन मतलब जब आप एज अ ऑर्गेनाइजेशन, एज अ होल ऑर्गेनाइजेशन आप रिकॉग्नाइज किए जाते हो। जैसे सेल्समैन ऑफ द ईयर, ठीक है, सेल्समैन ऑफ द ईयर, या कोई भी सोशल रिकॉग्निशन या आपको ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे रिकॉग्निशन मिलेगा, दैट विल बी योर सोशल रिकॉग्निशन, ठीक है। फिर उसके बाद हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट, एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलना चाहिए जहां पे आप टीम वर्क के साथ, हार्मनी के साथ काम कर सको। तो एज अ एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू आप ये सब चाहोगे, या अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें ऐड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो हमने तीनों ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस कर लिए हैं। अब आते हैं हाउ मैनेजमेंट इज सिग्निफिकेंट या इंपॉर्टेंट। सिग्निफिकेंट या इंपॉर्टेंट, क्या महत्व रखता है मैनेजमेंट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट कंसेप्ट है यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो मैनेजमेंट इज सिग्निफिकेंट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। क्यों? क्योंकि इट हेल्प्स इन अचीविंग द ग्रुप गोल्स। देखो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज नॉट वन मैन आर्मी, ठीक है। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट ग्रुप होता है, गोल ग्रुप होता है पीपल का, जिससे कि हम गोल अचीव कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन में इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो उन ग्रुप गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। उसके बाद पर्सनल गोल्स को अचीव करने में भी हेल्प करता है। हमारी जो एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, ठीक है। क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। देखो अगर बिजनेस इन्वायरमेंट में, मतलब बिजनेस के बाहर अगर कोई भी चेंजेस होते हैं तो मैनेजमेंट हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, ताकि वो जो बाहर चेंजेस हो रहे हैं बिजनेस में, बिजनेस एनवायरनमेंट में, उससे हम जल्दी से जल्दी अडेप्ट कर सके। इसीलिए मैनेजमेंट हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, ताकि बिजनेस में जो काम चल रहा है और बिजनेस के बाहर जो चेंजेस हो रहे हैं उनमें हम मैच कर सके, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। जैसे अभी हमने सोशल ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे, वही है ये बात कि सोसाइटी का पार्ट है बिजनेस, और बिजनेस एंड सोसाइटी इज लिंक्ड। अगर सोसाइटी बिजनेस को कुछ देती है तो बिजनेस को भी सोसाइटी को डेवलपमेंट में हेल्प करना चाहिए, उसके वेलफेयर के लिए हेल्प करना चाहिए। तो मैनेजमेंट के थ्रू इट इज पॉसिबल दैट देयर इज डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, ठीक है। तो ये हमारे हो गए इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट कंसेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कंसेप्ट, टू व्हाट फिनोमेना द नेचर ऑफ मैनेजमेंट कैन बी कंपेयर्ड विथ। अब हमें बात करनी है नेचर ऑफ मैनेजमेंट की। द नेचर ऑफ मैनेजमेंट कैन बी स्टडीड इन 3 एस्पेक्ट्स। 3 तरीकों से हम नेचर ऑफ मैनेजमेंट को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। पहला क्या है, एज अ साइंस, दूसरा है एज अ आर्ट, और तीसरा है एज अ प्रोफेशन। सबसे पहले बात करेंगे कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज अ साइंस क्या होता है। देखो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बनाया है, उसके थ्रू हम इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। उसके थ्रू हम इजीली समझ पाएंगे। एक तरफ एक तो बेसिस रखा है मैंने एक तरफ, दूसरी तरफ मैंने साइंस, और तीसरी तरफ मैनेजमेंट। अब यहाँ पे टिक मार्क मतलब दोनों में ये क्वालिटीज है, और जहां पे क्रॉस है उसका मतलब ये कि जहां एक में क्वालिटी है और दूसरे में क्वालिटी नहीं है। तो बेसिस पे अगर हम आते हैं सबसे पहले, तो बेसिस बोलता है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है। यहाँ पे ये खत्म हो रहा है कि यहाँ पे, तो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज।
अगर हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस में भी बॉडी ऑफ नॉलेज अवेलेबल है, थ्योरेटिकल बेस है अवेलेबल, और मैनेजमेंट में भी थ्योरेटिकल बेस अवेलेबल है। नहीं तो आप ये सब कैसे पढ़ पाओगे, है ना। ये मैनेजमेंट में भी थ्योरेटिकल बेस अवेलेबल है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, नॉलेज बेस अवेलेबल है, उसके साथ साथ साइंस में भी है, तो दोनों तरफ टिक हो जाएंगे। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। देखो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो होते हैं उस पर बहुत ज्यादा हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और उसके बाद एक साइंटिफिक प्रिंसिपल निकल कर आता है। तो उसमें भी क्या है, साइंस में भी ये टिक है। उसके बाद जो हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं उसमें भी हम लोग बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, और तब जाके एक मैनेजमेंट प्रिंसिपल हमारे सामने आता है। तो इस पर भी हमने टिक लगा दिया है, ठीक है। तो ये दोनों क्वालिटीज तो है भाई साइंस में भी और मैनेजमेंट में भी। अब आगे आते हैं यूनिवर्सल वैलिडिटी में। तो हम जब ये साइंस की बात करते हैं तो साइंस के जो प्रिंसिपल्स है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो हैं वो यूनिवर्सली वैलिड है, ठीक है, सब दूर यूज किए जाते हैं। और जब हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे एक क्रॉस आ गया है, क्योंकि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स सिर्फ बिजनेस में इस्तेमाल किए जाते हैं, और एक पर्टिकुलर सिचुएशन होती है उसी में हम उन प्रिंसिपल्स को यूज कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को हम यूनिवर्सली वैलिड नहीं बोल सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे एक क्रॉस हुआ है। अब यहाँ पर अगर हम इन दोनों को कंपैरिजन करने के बाद कंक्लूड करें तो कंक्लूजन ये निकलता है कि इट इज अ इनएग्जैक्ट साइंस, ठीक है। एग्जैक्ट साइंस नहीं, क्योंकि इसमें एक क्वालिटी नहीं है, इसीलिए इट इज अ इनएग्जैक्ट साइंस। सो मैनेजमेंट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज एन आर्ट, ठीक है। अब यहाँ पर भी मैंने टैबुलर फॉर्मेट रखा है इसका। सबसे पहला आता है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। बेसिस क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। हाँ, आर्ट में भी होता है। क्यों, क्योंकि अगर हमें सिंगर बनना है, ठीक है, अगर हमें शेफ बनना है तो उसमें भी कुछ ना कुछ हमें थ्योरेटिकल नॉलेज होना जरूरी है। सिंगर बनना है तो क्या करना पड़ेगा, सारे गा मा प ध नि सा याद, मतलब एक थ्योरेटिकल बेस होता है उसमें। और जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट में भी अभी हमने जैसे पढ़ा कि थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, तो दोनों में ही हमने यहाँ पर टिक लगा दिया। आर्ट में भी थ्योरेटिकल बेस है और सॉरी मैनेजमेंट में भी थ्योरेटिकल बेस है। नेक्स्ट इज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। इसका मतलब ये होता है कि जो हम आर्ट एक्वायर करते हैं हम उसे अपने वे में अप्लाई करते हैं। जैसे सपोज आपका कोई फेवरेट सिंगर है, ठीक है, उसने बेसिक नॉलेज लिया है, सारे राग का नॉलेज लिया है, सारे सुरों का नॉलेज लिया है, उसके बाद वो अपने वे में, है ना, अपने वे में उसे अप्लाई करता है, तो वो पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन हुई। तो आर्ट में तो ये बात है। उसके बाद मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो मैनेजमेंट में जो भी हम नॉलेज एक्वायर करते हैं, मैनेजमेंट में हम जो भी नॉलेज एक्वायर करते हैं, एक मैनेजर उसे अपने वे में एज पर सिचुएशन अपने वे में यूज करता है, तो दैट इज ऑल्सो पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। तो मैनेजमेंट में भी वो बात होती है। तो हमने दोनों तरफ टिक लगा दिया है। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस। नेक्स्ट पॉइंट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। जब हम आर्ट की बात करते हैं, दैट इज दिस कॉलम, तो जब हम आर्ट की बात करते हैं तो जैसे सिंगर है, उसने अपना सिंगिंग के नॉलेज को एक्वायर किया, उसे पर्सनलाइज्ड वे में यूज किया। अब उसे बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है, रियाज करना पड़ता है, तब जाके क्रिएटिवली उसे यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो आर्ट में ये बात होती है कि इट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, और मैनेजमेंट में भी हमें बार बार उसे प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब जाके हम हमारे मैनेजमेंट एक अच्छा बिजनेस चला सकते हैं और मैनेजमेंट को सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो जब हम आर्ट और मैनेजमेंट दोनों को कंपेयर करते हैं और तो ये कंक्लूजन निकलता है कि मैनेजमेंट इज अ आर्ट, इज एन आर्ट, ठीक है। तो ये हमारा कंक्लूजन निकलता है कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ये जो वे है रिवीजन का, आई होप कि आपको इजी और इंटरेस्टिंग और बहुत ही जल्दी समझ आ रहा होगा। ये सब बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। पहले आप मेरे लेक्चर वीडियोस और नोट्स के वीडियोस देखिएगा, उसके बाद आप इन अनडाउट रिवीजन सीरीज पर आइएगा, ठीक है। आप चाहो तो डायरेक्ट भी देख सकते हो, तो आपको
जल्दी रिवीजन हो जाएगा क्योंकि ये फॉर्मेट बहुत ही इजी होता है, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। देखो हमने 3 एस्पेक्ट्स पढ़े थे, पहला था साइंस का, दूसरा था आर्ट का, और तीसरा अब हम प्रोफेशन की बात करते हैं। तो इसमें भी मैंने एक टेबुलर फॉर्मेट दिया है इसको। सबसे पहले बेसिस की बात करेंगे। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज प्रोफेशन में भी होती है। अगर हमें डॉक्टर बनना है, लॉयर बनना है, या कोई भी अदर प्रोफेशन में जाना है, सीए, सीएस, कुछ भी, तो हमें क्या चाहिए, एक नॉलेज बेस चाहिए, तो प्रोफेशन में होता है। ठीक है, जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट में भी नॉलेज बेस होता है। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। दोस्तों क्या है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री? तो जब हम रिस्ट्रिक्टेड एंट्री की बात करते हैं, जब हम प्रोफेशन की बात करते हैं, तो हर प्रोफेशन में जाने के लिए रिस्ट्रिक्टेड एंट्री मींस क्या होता है, एग्जाम्स। क्या होता है, एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, किसी भी अगर आपको प्रोफेशन में जाना है तो यू हैव टू पास सम काइंड ऑफ एग्जाम। ठीक है, तभी आप उस प्रोफेशन में जा सकते हो। सॉरी मेरी राइटिंग थोड़ी अजीब सी है। ठीक है, एग्जाम। तो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री मतलब कि जब हम किसी भी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो हमें कोई ना कोई एग्जाम पास करनी होती है, तभी हम उस प्रोफेशन में जा सकते हैं। पर जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट में अभी तक तो कोई ऐसा एग्जाम नहीं आई है। ठीक है, एज पर योर बुक, एज पर योर सिलेबस मैं बता रही हूँ कि अभी तक तो कोई भी ऐसी एग्जाम नहीं आई है जिससे हम कह सकते हैं कि ये मैनेजमेंट के लिए एग्जाम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अभी क्रॉस लगाना है, दैट इज इसमें कोई रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है। ठीक है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है। नेक्स्ट इज प्रोफेशनल एसोसिएशन। देखो हर प्रोफेशन के लिए कोई ना कोई एसोसिएशन होती है, कोई ना कोई इंस्टीट्यूट होता है। जैसे अगर आपको सीएस करना है, दैट इज कंपनी सेक्रेटरी, तो आपको आईसीएसआई में जाना पड़ेगा। अगर आपको सीए करना है तो आईसीएआई में जाना पड़ेगा। अगर आपको कोई ना कोई दूसरा प्रोफेशन लेना है तो आपको कोई ना कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन से एसोसिएट होना पड़ेगा। और मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो मैनेजमेंट के लिए भी एक प्रोफेशनल एसोसिएशन है। ठीक है, तो ये दोनों ही हम यहाँ पर टिक लगाते हैं कि प्रोफेशन में भी एसोसिएशन है और मैनेजमेंट में भी एसोसिएशन है। नेक्स्ट आते हैं एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। देखो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट मतलब ऐसे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। जब हम प्रोफेशन में जाते हैं तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जैसे कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको वो व्हाइट वाला कोट पहनना पड़ेगा। अगर आपको लॉयर बनना है तो वो ब्लैक कोट पहनना पड़ेगा। या बहुत सारे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग अलग प्रोफेशंस में होते हैं, तो यू हैव टू फॉलो दैट कोड ऑफ कंडक्ट। तो प्रोफेशन में तो होता है, इसीलिए हमने टिक लगा दिया। उसके बाद मैनेजमेंट की अगर बात करें तो हाँ भाई, मैनेजमेंट या कोई भी बिजनेस जो है वो एथिक्स पे चलता है, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसमें भी, तो इसीलिए हमने मैनेजमेंट में भी टिक लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट इज सर्विस मोटिव। देखो जब हम प्रोफेशन की बात करते हैं तो प्रोफेशन में सर्विस मोटिव होता है। सर्विस मोटिव कैसे, कि अगर आपको लॉयर बनना है तो योर मोटिव इज टू प्रोवाइड जस्टिस टू योर क्लाइंट्स। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो टू ट्रीट द पेशेंट्स, राइट, दिस इज योर सर्विस मोटिव। और अगर आप मैनेजमेंट की बात करते हो तो उसमें कोई सर्विस मोटिव नहीं होता है, क्योंकि वो जो बिजनेस एस्टेब्लिश हुआ है वो किस पर्पस से हुआ है, प्रॉफिट मोटिव के लिए, मनी मेकिंग, मनी अर्निंग के लिए हुआ है ना, फॉर अर्निंग योर प्रॉफिट। तो यहाँ पे कोई सर्विस मोटिव नहीं होता है मैनेजमेंट में। ठीक है, तो इफ वी कंक्लूड, मैनेजमेंट इज नॉट अ फुल फ्लैश प्रोफेशन। देखो इसमें क्या है कि प्रोफेशन तो है बट इट इज नॉट अ फुल फ्लैश प्रोफेशन। ठीक है, सो इट इज योर कंक्लूजन। आई होप हमने जो नेचर ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस किया वो आपको क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट है हाउ मेनी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर देयर। सिंपल सा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड बॉटम लेवल, 3 levels of management are there. टॉप लेवल, बॉटम लेवल एंड टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड बॉटम लेवल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द टॉप मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन।
What constitutes a top management? The top management constitutes the senior most officials of an organization. अब senior most में कौन आएगा? कंपनी का CEO, प्रेसिडेंट, चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब लोग आते हैं टॉप मैनेजमेंट में, ठीक है। अब अगर हम बात करें टॉप मैनेजमेंट की ही, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के ये फंक्शंस है कि टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हर एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करके चलना होता है। टू एनालाइज द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्रिंग, है ना, इंटरनल एनवायरनमेंट एज वेल एज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को हमें देख के चलना होता है टॉप मैनेजमेंट को, एंड ब्रिंग द चेंजेस अकॉर्डिंगली। तभी हमने ऊपर पढ़ा था कि मैनेजमेंट हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, ताकि हम जो एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको देख के चलें और जो भी चेंजेस हमें लाने हैं ऑर्गेनाइजेशन में उसे हम अडेप्ट कर सके। फिर है टू फॉर्मुलेट मेजर पॉलिसीज एंड प्लान्स, ठीक है, टू टेक केयर ऑफ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस। तो ये होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद है और टॉप मैनेजमेंट के फंक्शंस, आई एम सो सॉरी, टॉप मैनेजमेंट के फंक्शंस है ये। टू मेंटेन कॉन्टैक्ट विद द आउटसाइड एजेंसीज, आउटसाइड एजेंसीज मतलब ट्रेड यूनियंस हो गया, गवर्नमेंट हो गया, या कोई सप्लायर हो गए, ठीक है। तो इन सब के साथ क्या करने, हमें कॉन्टैक्ट बना के चलने होते हैं। तो ये किसका काम होता है? टॉप मैनेजमेंट का काम होता है। इफ यू वॉन्ट टू टेक अ ब्रेक यू कैन टेक अ ब्रेक, ठीक है, वीडियो को पॉज कर देना और ब्रेक ले लेना। चलो 15 क्वेश्चंस हो जाने दो, उसके बाद ले लेना ब्रेक, ठीक है, मतलब आपको लगेगा कि आपने कुछ पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द मिडिल लेवल मैनेजमेंट ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन। अभी हमने बात की टॉप मैनेजमेंट में कौन कौन आते हैं और उसके फंक्शंस के बारे में बात की। अब हम बात करेंगे कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन आता है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में, एक मिनट दोस्तों, देखो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं एचओडीज, ठीक है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स। कोई भी डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, कॉस्ट डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, उसके बाद मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, एचआर डिपार्टमेंट हो गया, कोई भी डिपार्टमेंट हो गया, उसके जो हेड होंगे वो कौन से लेवल पे आएंगे? वो आएंगे मिडिल लेवल पे, ठीक है। तो एचओडीज ऑफ द डिपार्टमेंट्स, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स। उसके बाद है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट का ये काम होता है कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाई है उसको इम्प्लीमेंट करना। दूसरी बात ये कि ये इंश्योर करना कि उनके डिपार्टमेंट में एडिक्वेट स्टाफ अवेलेबल है, ठीक है, एडिक्वेट स्टाफ अवेलेबल है। देखो यहाँ पे पर्सोनेल है, इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे? पर्सोनेल। एक होता है पर्सनल, ठीक है, और एक होता है पर्सोनेल। जब हम बिजनेस रिलेटेड स्टाफ की बात करते हैं तो हम पर्सोनेल का यूज करते हैं। तो हर मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम ये होता है कि उनके डिपार्टमेंट में ये इंश्योर करना कि उनके पास एडिक्वेट स्टाफ अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। तो ये दो काम होते हैं मिडिल लेवल के, और हर ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है कि इसके अलावा भी कोई काम दिए जाते हो मिडिल लेवल को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कंस्टिट्यूट्स द बॉटम लेवल मैनेजमेंट ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन। तो बॉटम लेवल में कौन कौन आएंगे? एक तो आते हैं सुपरवाइजर, ठीक है, उसके बाद आते हैं फोरमैन, और उसके बाद वर्कर्स भी आ सकते हैं, वर्कर्स भी आते हैं मतलब, ठीक है। द वर्कर्स ऑफ द कंपनी ऑल्सो कंस्टिट्यूट्स द वर्कर्स, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। इसे हम ऑपरेशनल लेवल भी बोलते हैं, बॉटम लेवल, ऑपरेशनल लेवल, ठीक है। वर्कर्स भी जो हैं बॉटम लेवल पे आते हैं, ऑपरेशनल लेवल पे आते हैं, ठीक है, वर्कर्स। तो कौन कौन आएगा? सुपरवाइजर, फोरमैन या वर्कर्स, ठीक है। ये सब लोग कौन है? बॉटम लेवल के
लोग माने जाते हैं। अब ऑपरेशनल लेवल या सुपरवाइजरी लेवल मतलब कौन सा लेवल, बॉटम लेवल ही, ठीक है। बॉटम लेवल को और क्या क्या बोलते हैं, ऑपरेशनल लेवल या सुपरवाइजरी लेवल। तो अगर पेपर में आ गया कि ऑपरेशनल लेवल के फंक्शंस बताइए, सुपरवाइजरी लेवल के फंक्शंस बताइए, तो इसका मतलब ये है कि वो आपको पूछ रहे हैं कि बॉटम लेवल के क्या फंक्शंस है। तो क्या फंक्शंस है, फंक्शंस है एग्जीक्यूटिंग डे टू डे प्लान्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये ऑपरेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, यही सारे ऑपरेशंस की देखरेख करते हैं, इसीलिए उनके जो डे टू डे प्लान्स है उसको एग्जीक्यूट करने का काम किसका होता है, ऑपरेशनल लेवल के लोगों का होता है। टू सुपरवाइज एंड असिस्ट वर्कर्स, टू सुपरवाइज एंड असिस्ट वर्कर्स कौन करेगा, सुपरवाइजर ये काम करता है। टू अरेंज रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो ये सारे काम किसके होते हैं, ऑपरेशनल लेवल के होते हैं। उसके बाद टू रिप्रेजेंट वर्कर ग्रीवेंसेस एंड सजेशंस बिफोर मैनेजमेंट, अगर वर्कर्स को कोई शिकायत है या उनके कोई अच्छे सजेशंस हैं तो वो मैनेजमेंट तक पहुंचने चाहिए, ये किसका काम होता है, ऑपरेशनल लेवल का काम होता है। टू इंश्योर सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट, अब वर्किंग एनवायरनमेंट सेफ होना चाहिए, ये किसका काम होता है, ऑपरेशनल लेवल का काम होता है। तो ये सारे फंक्शंस होते हैं किसके, ऑपरेशनल लेवल के, ठीक है। अब हम ओवरऑल बात करते हैं, ये तो हमने पर्टिकुलर लेवल के लोगों के बारे में बात की कि कौन कौन आता है उस लेवल पे और उनके फंक्शंस क्या है। अब हम पूरा मैनेजमेंट की तरफ देखेंगे। अभी हमने मैनेजमेंट को 3 लेवल्स में डिवाइड किया था, अब हम ओवरऑल मैनेजमेंट की बात करेंगे और देखेंगे कि ओवरऑल मैनेजमेंट के क्या फंक्शंस होते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये सारे फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, ब्रिंगिंग टुगेदर द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू ब्रिंग हार्मनी इन द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि सारे लोग एक साथ काम करें, टीम वर्क में काम करें, ठीक है। और सारी जो ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग एक्टिविटीज हो रही है उसको एक साथ लाना, वो किसका काम होता है, कोऑर्डिनेशन की वजह से ही, कोऑर्डिनेशन की वजह से ही कंपनी की हर एक एक्टिविटी एक साथ चलती है और सभी लोग साथ मिलकर काम करते हैं। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, सॉरी, उसे हम क्या बोलते हैं, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। उसे हम एसेंस ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो अगर आपको ऐसा आ गया कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो आपको किसके बारे में लिखना होगा, कोऑर्डिनेशन के बारे में लिखना होगा, ठीक है। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, सबसे पहला है इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स, मतलब जो अलग अलग ग्रुप्स में काम चल रहे हैं, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम चल रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डायरेक्शन में जो काम चल रहा है, कोऑर्डिनेशन की वजह से वो सब एक साथ मिलकर आ जाता है, इंटीग्रेट हो जाता है। नेक्स्ट इज इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, जो एक्शन है कंपनी में, जो एक्शन हो रहे हैं, ठीक है, वो एक यूनाइटेड डायरेक्शन में, मतलब टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ द गोल, ये हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये कौन इंश्योर करेगा, कोऑर्डिनेशन की वजह से देयर इज यूनिटी ऑफ एक्शन, ठीक है। कंटिन्यूअस प्रोसेस, देखो कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, मतलब आपने एक टास्क के लिए कोऑर्डिनेट किया और दूसरे टास्क के लिए नहीं किया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कंटिन्यूअसली कोऑर्डिनेशन हमें जरूरी होता है, ऑर्गेनाइजेशन में बोल दो या आप स्कूल्स में भी अगर कोई ग्रुप प्रोजेक्ट करते हो तो उसमें भी कोऑर्डिनेशन कंटिन्यूअसली लगता है, ठीक है। इट इज ऑल परवेसिव, ऑल परवेसिव मतलब हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में आपको कोऑर्डिनेशन या हर टास्क में आपको कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट इज डेलिब्रेट फंक्शन, डेलिब्रेट फंक्शन, उसके बाद आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, मतलब हर एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमारा जो डिपार्टमेंट है वो कोऑर्डिनेटेड है या नहीं, ये इंश्योर करना, ठीक है। तो इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। आते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट इज, देखो, स्टेट हाउ कोऑर्डिनेशन इज सिग्निफिकेंट फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन, अब हमें यहाँ पे बताना है कि कोऑर्डिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है। द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन इन एनी ऑर्गेनाइजेशन कैन बी हाईलाइटेड बाय फॉलोइंग पॉइंट्स।
सबसे पहला होता है ग्रोथ इन साइज। अगर हर डिपार्टमेंट, अगर पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेशन के साथ चलती है तो हमारी जो कंपनी है, हमारा जो बिजनेस है वो ग्रो करेगा। ठीक है, तो दैट इज ग्रोथ इन साइज। फिर फंक्शनल डिफरेंशिएशन, मतलब हर पर्सन को स्पेशलाइजेशन के साथ, ठीक है, मतलब कि जिस फंक्शन में आपको स्पेशलाइजेशन है उस हिसाब से आपको काम दिया जाएगा, तो आप अच्छी तरह से और कोऑर्डिनेट कर पाओगे, है ना। तो दैट इज योर फंक्शनल डिफरेंशिएशन, कि जिस फंक्शन में आप एक्सपर्ट हो, जिस फंक्शन में आपको स्पेशलाइजेशन है, या आपके जो डिपार्टमेंट्स बनते हैं वो भी एज पर फंक्शन बनते हैं कि ये डिपार्टमेंट ये फंक्शन परफॉर्म करेगा, ये डिपार्टमेंट ये फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो इस तरह से क्या होता है, ये फंक्शनल डिफरेंशिएशन होता है ताकि जो बिजनेस है वो पूरा कोऑर्डिनेशन में चले। नेक्स्ट है स्पेशलाइजेशन। ये जो मैं बात कर रही थी कि हर पर्सन को उसके स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग काम मिलता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट उस पे। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, वो हमने डिस्कशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। दैट इज योर फर्स्ट चैप्टर डिस्कशन इज कंप्लीट। और हमने कितने क्वेश्चंस डिस्कस किए, हमने किए 22 क्वेश्चंस डिस्कस। ठीक है, कितने क्वेश्चंस डिस्कस किए, 22 क्वेश्चंस। तो 22 क्वेश्चंस में आपका फुल रिवीजन कंप्लीट हो चुका है फर्स्ट चैप्टर का। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का हो चुका है। Now you can take a break if you want, pause the video. Okay. अब हम आते हैं, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। या आप चाहो तो हम यहाँ पे ही क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, हम जो सेकंड चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। आप चाहो तो एक चैप्टर को एक वीडियो में हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 41 मिनट्स हो चुके हैं, मतलब 40 मिनट से हो चुका है ऊपर। आप चाहो तो कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि इसको यहीं पे हम रखते हैं अभी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है हम उसे नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं, ताकि इसको यहीं पे हम रखते हैं अभी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है हम उसे नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं, ताकि आपको ज़्यादा लोड नहीं आए, आप इजीली हर चीज़ को रिवाइज कर सको। प्लीज़ मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स को पहले देखिएगा, नोट्स को देखिएगा और फिर इस रिविजन पे आइएगा, ताकि आपको बहुत इजीली सारी चीज़ें क्लियर हो सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ठीक है, ताकि आप बोर भी ना हो और वीडियो ज़्यादा बड़ा भी ना हो। ठीक है, so thanks for watching, keep watching Undead Business. Thank you.